मोदी जी कहते हैं कि जो मुसलमानों को हेट करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। नहीं तो चाहते हम तो हमारे पास 55-60 साल थे, खत्म कर देते ना। खत्म करने में कांग्रेस का विश्वास नहीं है, कांग्रेस का जोड़ने में विश्वास है। पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन लगाया था, लेकिन पटेल को भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर गई, अपना महापुरुष बना ले गई। उन्होंने एक मुस्लिम ने जय हिंद का नारा दिया है, और ये जय हिंद जो है ना, ये जात पात धर्म भाषा प्रांत इसके ऊपर उठ के हमको एक बनाता है। तो ये जितनी पार्टी फूटी हैं और टूटी हैं, इन पार्टियों के जुड़ाव उड़ाव की कोई संभावनाएं आप देख रहे हैं? आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हिंदवी स्वराज वगैरह ऐसा कभी नहीं कहा है। कि जो आदमी भूख हड़ताल करता है जेल के अंदर अपनी मांगों के लिए, वो हिंसक नहीं हो सकता है। अब नया गांधी क्या करेगा ना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये कानून आना कि 30 दिनों तक कोई जेल में है, अब उसको पद से हटा देंगे, तो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील जैसा कुछ कि वो स्टैचू गोलवलकर का और हेडगेवार का नहीं बना पाए। हम आज भी सच है, क्योंकि आपको नाम लेना पड़ता है पटेल का, जिन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना पागलपन है। कि वोट चोरी के मामले में और ज़्यादा इंटेंसिफाइड एफर्ट्स की ज़रूरत है, या काफ़ी है जो आप लोग कर रहे हैं? नहीं, बहुत बड़े प्रवक्ता है बीजेपी के, वो थे मेरे साथ, तो चर्चा हुई, नहीं जवाब दे पाए, तो मुझे पानीपत से धमकी दी कि तू जिंदा कैसे रह सकता। कि 6 महीने का समय लग गया हमें एक विधानसभा पे डाटा निकालने के लिए। तो इतनी बड़ी टीम रहती है, कार्यकर्ता रहते हैं आप लोगों के पास। चुनाव तो पहले भी हुए आपके महाराष्ट्र में, मरकड़वाड़ी नाम के गांव में ग्रामीणों ने कहा भाई हम दोबारा वोटिंग करेंगे। आप लोगों के कार्यकर्ता, आप लोगों के नेता चुनाव से पहले क्या कर रहे थे? उल्टा सुभाष चंद्र बोस जी ने आगाह किया था, दोनों को डांटा था, जिन्ना को और सावरकर को, कि आप जो पाप कर रहे हो वो देश को लेकर डूबेगा। कि जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो रही थी, तो कितने बार आरएसएस के लोग जाकर मिले उनको। नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं अतुल लोंढे पाटिल साहब। विदर्भ से आते हैं और बड़ी शानदार जगह है। विदर्भ को लेकर जब भी मैं ये नाम सुनता हूं तो बड़ी एक इंटरेस्ट जाग जाती है, एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो क्यों जागती है, इस इंटरव्यू को आप पूरा सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा। विदर्भ किसानों का मामला भी वहां पर बड़ा गंभीर है, इसके बारे में बातचीत होगी। और महाराष्ट्र इन टोटल अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल पिच है महाराष्ट्र की। कौन कौन से प्लेयर्स हैं और क्या क्या खेल चल रहा है, उसकी बात होगी। मरकड़वाड़ी का जिक्र मैं ज़रूर करूंगा। वोटिंग चोरी की बात बहुत सारी चल रही है। शुरुआत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से हुई थी बातचीत की, क्या पूरा खेल था उसके बारे में भी बातचीत होगी। और बातचीत होगी मीडिया अपीयरेंसेस पर भी, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अतुल साहब के ट्विटर हैंडल पे आप जाएं या टीवी चैनल्स आप शाम को खोले देखें तो अतुल साहब ज़रूर दिखेंगे। और वहाँ गोदी एंकर्स जिनको हम कहते हैं, उनसे भिड़ते दिखते हैं। तो जब भिड़ना ही पड़ता है तो भाई आप जाते क्यों हैं, ये सवाल भी अतुल साहब से हम पूछेंगे। नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि विदर्भ का नाम सुनकर बड़ी एक क्यूरियोसिटी सी जागती है। कारण नागपुर है। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय, नागपुर अंबेडकर साहब की भूमि, दीक्षा भूमि। ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट नागपुर में है सर। आप कैसे देखते हैं नागपुर को, एक ही जगह जहां संघ का मुख्यालय है और वही जगह जहां अंबेडकर की दीक्षा भूमि है? क्या माहौल है पॉलिटिकल नागपुर का, और कैसे नागपुर रह पाता है इन दो आइडियोलॉजीज के बीच? नहीं, नागपुर वैसे एक ही आइडियोलॉजी के बीच रहता है, वो है शिव शाहू फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी, विचारधारा जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हिंदवी स्वराज वगैरह ऐसा कभी नहीं कहा है, ये तो लिखा गया है बाद में। उनका राज था रयत का राज। शिवाजी महाराज का राज मुगलों के सामने एक दशमलव भी नहीं था, बहुत छोटा था। कोंकण की पट्टी पकड़ लो थोड़ा सा, सोलापुर तक। लेकिन उसके मूल्य बहुत बड़े थे। महिलाओं को एक सुरक्षा थी, किसानों को सुरक्षा थी, किसानों का नुकसान नहीं होता था, और हर एक पैसा किसान को देना, ये आदेश थे महाराज के। जात पात के ऊपर गुणवत्ता पे ज़्यादा उनका स्ट्रेस हुआ करता था कि अगर आपके पास गुण है तो आपको राज्य में मौका है। तो हर एक व्यक्ति को लगता था मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ। ये रयत के राज का ये है। आपने अभी छावा मूवी देखी होगी, वो तो एक नॉवेल पे है, छावा नॉवेल पे शिवाजी सावंत ने लिखे हुए। लेकिन उसमें एक बात जो दिल को छूने वाली है और सच्चाई बताने वाली है, जब औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पूछते हैं कि ये स्वराज क्या है,
तो जिस तरह से वो डिफाइन करते हैं वो रैयत का राज है, और वही विचारधारा वारकरी संप्रदाय से आती है। ज्ञानेश्वर महाराज को किसने तकलीफ दी, तुकाराम महाराज को किसने तकलीफ दी, उस विचारधारा के खिलाफ समानता की विचारधारा ये पहले से चलती आई। इसलिए महाराष्ट्र में शाहू महाराज हुए, इसलिए महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हुए। ऐसी भूमि नहीं होती तो आप एक सोचो, तो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ तो क्या बिहार में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बन पाते, उत्तर प्रदेश में बन पाते? वो महाराष्ट्र में ही बने क्योंकि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी थी, और उसके वजह से ज्ञानाबा तुकाराम जो हमारी कल्चर है, और बाद में उसको आगे लेके जाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू फुले अम्बेडकर जी ने किया है। ये उसकी महत्ता है। तो इससे नागपुर भी अछूता नहीं है। 51 के चुनाव से लो तो 1-2 चुनाव बनवारीलाल पुरोहित जी जीते, एक चुनाव, उसके बाद गडकरी चुनाव जीते हैं। अदरवाइज तो वहाँ की भूमि ये कांग्रेस के संविधान के और समानता की विचारधारा की ही है। इसलिए हम बड़े शान से कहते हैं कि हम लोग संघ कैसे फल फूल गया वहाँ पर? संघ वहाँ नहीं फल फूला, घर वहाँ पर है, फल फूला उत्तर में। वो तो घर वहाँ क्यों बना सर? क्योंकि हेगड़ेवार जी ने वहाँ उसका बनाया ना। क्या हुआ, 1919 का अधिवेशन नागपुर में हुआ, और कांग्रेस और देश की राजनीति, स्वाधीनता संग्राम का जो हमारा स्ट्रगल था वो एक नए फेज में जा रहा था, और उसका साक्षी बना कलकत्ता और नागपुर। तो जब महात्मा गांधी जी पूरी तरह सिंध में आए, उसी वक्त लोकमान्य तिलक जी का देहांत हो गया था 1 अगस्त 1920 को, और कांग्रेस आगे कौन लेकर जाएगा ये तो करीब करीब लोगों ने तय कर लिया था। महात्मा गांधी जी को लोगों ने अपना नेता मान लिया था। उस वक्त एक धड़ा ऐसा था कांग्रेस में जो नहीं चाहता था कि महात्मा गांधी जी सिंध पर आए और कांग्रेस उनके हाथ में। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो मोमेंट था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का महात्मा गांधी जी के साथ जो मोमेंट था, इट वॉज कॉल्ड एज अ मोमेंट फ्रॉम द बिलो। वो आम जनता में से उन्होंने कांग्रेस के विचार को खड़ा किया था, तो वो नहीं चाहते थे। फिर वो लोग आरएसएस की तरफ चले गए, और इसी के बाद में आरएसएस बनी। अरविंदो घोष वहाँ चले गए, पौंडीचेरी चले गए, और एक जो घड़ा था जो सिर्फ एलिट क्लास तक इस संगठन को मर्यादित रखने की कोशिश कर रहा था, उसे गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने आम आदमी का बना। देखो गांधी जी आने के बाद महिलाएं जुड़ गई, पिक पॉकेटिंग जैसा बड़ा विषय, सेवा दल में महिलाओं का रोल बहुत बड़ा रहा, एक सकारात्मक कार्य में महिलाओं का रोल बड़ा रहा। फिर बाद में किसान बड़े पैमाने पे जुड़ा, मजदूरों को जोड़ने का काम तिलक जी ने शुरू कर दिया था। मास का काम करने का काम और हिंदू मुस्लिम एकता का काम तिलक जी ने कर दिया था बहुत हद तक। तो ये सारा कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, और उनको वर्ण वर्ष श्रेष्ठ जो है वो, और ब्रिटिश तो जाएंगे आज नहीं कल, तो वो सत्ता हमारे हाथ में रहनी चाहिए। तो जन्मजात श्रेष्ठत्व के आधार पर, वर्ण श्रेष्ठत्व जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ समानता की लड़ाई थी वो, और वो कांग्रेस लड़ रही थी। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग जो है वो जुड़ते गए, और ये आम आदमी की मूवमेंट बनी वो पीरियड में। इसकी शुरुआत तिलक जी ने की थी, लाल बाल पाल जो हम कहते हैं। जी जी जी, लाल बाल पाल। वहाँ से इसकी शुरुआत, नींव रखी गई थी। उसको बड़े पैमाने में आकार जो मिला पूरे देश का, तो वो आकार कांग्रेस को मिला है, वो इस देश को मिला है कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की इसमें, और तब देश बना है। क्योंकि सबको लगता था कि ये मोमेंट हमारे लिए है, किसानों को लगता था हमारे लिए है, वो जुड़ पाए, वो रिलेट कर। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को भी लगता था कि ये हमारे लिए है। देखिए टाटा, बिरला, जमशेदजी टाटा जो है, बैलगाड़ी में बैठ के उन्होंने जमशेदपुर का पहला कारखाना बनाया था, वहाँ जाकर सुवर्णरेखा नदी के किनारे पर। तो ये एक सोशल मूवमेंट चल रहा था, एक सामाजिक सुधारना का मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी ने फुले तो बहुत पहले हो गए थे उनके। कोई भी अगर सामाजिक नेता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एकदम उन्होंने मूवमेंट में नहीं खींचा है, क्योंकि सामाजिक सुधार, एक हमारा राजनीतिक सुधार, और एक क्रांतिकारी सुधार भी जो HSRA के नेतृत्व में चल रहा था। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी, वो भी पंडित जी थे, तो उनके नेतृत्व में जो चल रहा था, ये लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें समानता थी कि मानव अधिकार, समानता था महिलाओं का, समानता का अधिकार, किसानों को मेन स्ट्रीम में लाना, मजदूरों के विषय को मेन स्ट्रीम में लाना, और ये देश सबका है। ये देश जो इस भावना को जो है वो कांग्रेस के मूवमेंट में
बढ़ावा मिला, इसलिए बाकी कांग्रेस के पीछे पूरी जनता और पूरा देश खड़ा रहा। आरएसएस के पीछे पूरा देश कभी खड़ा नहीं रहा, तब भी नहीं खड़ा हुआ। मेरा सवाल है, भगत सिंह का वो नाम लेते हैं, उनके बंच ऑफ थॉट जो किताब है गोलवलकर गुरुजी की, उसमें उसका प्रीफेस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भारत के 3 शत्रु है। पहला है मुस्लिम, फिर उसके बाद है क्रिश्चियन और तीसरा है कम्युनिस्ट। और सरदार भगत सिंह तो हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा थे। तो मेरा सवाल ये है कि जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो रही थी तो कितने बार आरएसएस के लोग जाकर मिले उनको, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 1-2 लाइन का चिट्ठी भी लिखा है अंग्रेजों को कि ये लड़का हिंसक नहीं है, ये हिंसा से प्रेरित नहीं थे भगत सिंह जी। उन्होंने क्या कहा, बम उन्होंने ऐसी जगह डाला संसद में, तब की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहां कोई नो मैंस लैंड में डाला, किसी को हर्ट ना हो। वो कम्युनिकेशन का एक तरीका था। उन्होंने, जैसे महात्मा गांधी ने जमीन पर लड़ाई की, भगत सिंह ने कोर्ट से लड़ाई की। वहां से देश के युवाओं को और देश को संदेश दिया कि हम किस तत्वों के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह ने ये बोला नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना गांधी ने बोला, ना नेहरू ने बोला, लेकिन किन मूल्यों को लेकर ये देश का ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है वो बताते रहे वो लोग। तो इन्होंने कभी किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 2 बार जाकर मिले, CWC में रिजोल्यूशन हुआ, महात्मा गांधी जी ने इरविन जी को लेटर लिखा, और जिसके साम्राज्य पे सूरज कभी ढलता नहीं था उसके साथ बिना हथियार के लड़कर, इन्हें ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी जी के डर में वो आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, वो कांग्रेस के प्रेशर में आ गए थे, वो जनता के प्रेशर में आ गए थे, इसलिए उन्होंने उनकी फांसी जो है प्रीपोन करके अगले दिन ही मार डाला। तो हत्या ब्रिटिशों ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की थी। मेरा सवाल यह है, हमने क्या किया था वो छोड़ दो, आपने क्या किया वो कभी आरएसएस से सवाल पूछो ना, आप तो थे ना साथ। आपने क्या किया? इस पे एनसीईआरटी अब एक नया मॉड्यूल ला रही है, देखा होगा आपने सर? देखा है। नेहरू जी ने, जिन्ना ने, माउंटबेटन ने देश को बांट दिया। ये मॉड्यूल लाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा बच्चों को, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वाद विवाद के जरिए बच्चों को ये बात बताई जाएगी। नहीं, ये अगर 2000 के पहले होता तो शायद मैं इस बात को मान भी लेता। इंटरनेट के ज़माने में, ग्रोक के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में, AI के ज़माने में सच्चा इतिहास बच्चा ढूंढ नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये बेवकूफ़ाना बचकानी सोच है बीजेपी की और आरएसएस की कि सही इतिहास केवल एनसीईआरटी से पता चलेगा, बाहर से पता नहीं चलेगा। मेरी आपके माध्यम से, आपका पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं देश में, मेरी सारे युवाओं से एक विनती है कि 1935 से लेकर 1947 तक जब देश का विभाजन हुआ तब तक का इतिहास उन्होंने पढ़ना चाहिए कि क्या हुआ था, चुनाव कैसे हुए थे। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ उस वाकया के बाद में गई जब फजलुल हक ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में अलग पृथक पाकिस्तान की बात कही थी पॉलिटिकली। इसके पहले सावरकर जी ने 1938 में अहमदाबाद में जो उनका अधिवेशन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो भी साबरमती के किनारे में हुआ था, जहां गांधी जी ने नींव रखी थी इस देश की सोच की और मूल्यों की। वहां पर उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम्स आर डिफरेंट कंट्रीज। उसके पहले रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान वर्ल्ड इंग्लैंड में 1923 में हिंदुत्व हुई हिंदू किताब लिख दी थी सावरकर ने, जिसमें ये बात कर रहे थे। 1908 में भाई परमानंद ने ये बात कर दी थी। नहीं तो ये बात हुई थी, लेकिन उसका जो पिक पॉइंट है, ये थ्योरी को राजनीति में लाना और देश को विभाजन करना, ये पिक पॉइंट वो है कि 1941 में इन्होंने 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई, जब कांग्रेस तो बनाने को तैयार नहीं थी। कम्युनल फोर्सेस एक साथ मिल गई थी। 1937 के चुनाव में अंग्रेजों के तहत कुछ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर हमको हुआ था। उस वक्त चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों के 4% ही वोट मिले। फिर ये वातावरण किसने बनाया? हिंदू महासभा को हिंदुओं के वोट मिल रहे थे थोड़े बहुत, वो कभी भी हिंदुओं की पार्टी रही नहीं है, ना आरएसएस कभी भी हिंदुओं का पुरोधा या उसका कोई नेतृत्व नहीं है उनके पास, आज भी नहीं है। मैं कहता हूँ आज भी हिंदुओं का नेतृत्व उनके पास नहीं है। ये द्वेष के ऊपर चल रहा राजनीति है जो चंद दिनों की मेहमान है। तो जे 1940 में लाहौर के अधिवेशन में 14 पॉइंट रखे थे जिन्ना ने, और पृथक पाकिस्तान का जो रिजोल्यूशन रखा था वो फजलुल हक ने रखा था। फिर 1941 में उनके साथ 3 प्रांतों में NWFP, पंजाब और बंगाल, इसमें सरकार बनाने वाले दोषी है या कांग्रेस ने इस राजनीति को नकार दिया?
हिंदू मुस्लिम की राजनीति को या अलग देश के राजनीति को नकार दिया, वो दोषी है। कभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने कहा है सुभाष चंद्र बोस से लेकर कि नहीं अलग अलग देश है? उल्टा सुभाष चंद्र बोस जी ने आगाह किया था, दोनों को डांटा था, जिन्ना को और सावरकर को, कि आप जो पाप कर रहे हो वो देश को लेकर डूबेगा और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के साथ जो फंडामेंटल डिफरेंस उनका हुआ, गांधी जी कहते थे कि देखो आत्मनिर्भरता की कंसेप्ट पहली बार यहाँ आई है, फर्स्ट टाइम। सुभाष चंद्र बोस गलत नहीं थे, वो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो चाहते थे जर्मनी का हेल्प लेके, जापान का हेल्प लेके हम येन केन प्रकारेण ब्रिटिशर्स को बाहर कर सके। लेकिन गांधी जी का कहना था कि ये देश अपने लोगों के बदौलत ही आगे बढ़ेगा, स्वाधीनता भी मिलेगी तो हमारे बदौलत ही मिलेगी, हम किसी साम्राज्यवादी ताकतों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। रास्ते की शुचिता पर गौर कर। अभी दूसरी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड बनाई, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई। जय हिंद का नारा कैसे आया? क्योंकि 40,000 जो सैनिक कैप्चर किए थे अंग्रेजों से जापान ने, वो सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ उन्होंने हैंड ओवर किए थे। तो कोई मराठा था, कोई सिख था, वो अलग अलग नारे लगते थे, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, सत श्री अकाल। तो इसमें एकता कैसे आए? वहाँ पर एक मुस्लिम, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो उनके फौजी थे बहुत बड़े, उन्होंने, एक मुस्लिम ने जय हिंद का नारा दिया है। और ये जय हिंद जो है ना, ये जात पात धर्म भाषा प्रांत इसके ऊपर उठ के हमको एक बनाता है। ये नारा वहाँ से आया जो कांग्रेस ने लिया है। आप देखो कांग्रेस का हर बड़ा नेता अपने भाषण के अंत में जय हिंद कहता है, हर पुलिस जय हिंद बोलता है, हेलो हाय नहीं कहते। आप देखना हर पुलिस या यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले अपने सीनियर्स को जय हिंद कहते हैं। तो ये जय हिंद ने, ये एकता का नारा, ये भी कांग्रेस ने दिया। बताओ मुझे, आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने कौन सा नारा दिया? इस देश में 2 देश है। अल्लामा इकबाल को लेके आप ये बात करते हो, खान पान अलग है, शादी ब्याह अलग है, हम रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते, खान पान नहीं करते। ये तो एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल कंसेप्ट उन्होंने रखकर देश का विभाजन की पहली बात। इतिहास की बात हम कर रहे हैं सर, और फैक्चुअल चीज़ें आपने बताई, और फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल सटीक ये हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस थी, चाहे वो हिंदुत्व की तरफ से हों, चाहे वो इस्लाम की तरफ से हों, मुस्लिम उसकी तरफ से हों, उन लोगों ने ड्राइव किया इस देश को पार्टीशन तक। सवाल मेरा ये है, पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन लगाया था, लेकिन पटेल को भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर गई, अपना महापुरुष बना ले गई। परसेप्शन गढ़ दिया ना सर, इसी व्हाट्सएप के ज़माने में, इसी एआई के ज़माने में आप लोग अपने महापुरुषों को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। जिसने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उस पटेल की मूर्ति लगाकर नरेंद्र मोदी ये छवि गढ़ने में सफल हो गए कि नेहरू जो है वो पटेल के खिलाफ साजिश करते थे और पटेल को पद नहीं दिया गया नेहरू के लोभ के कारण। तो ये जो दुष्प्रचार होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में, गोदी मीडिया के ज़माने में, इससे लड़ने का कोई तरीका सॉलिड है आप लोगों के पास? देखिए, मेरे पिताजी का नाम सुधाकर है, मुझे बताने की ज़रूरत है मेरा बाप सुधाकर है? ये तो जो चोर है उनको बताना पड़ेगा सुधाकर मेरा बाप है, मैं उनके विचारों से ये करता हूँ। तो पटेल तो हमारे वैचारिक बाप है ना, हमारे राजनीतिक, इस देश को बनाने वाले हमारे बाप है, हमको क्या बताने की ज़रूरत है? तकलीफ तो उनकी है कि वो स्टैचू गोलवलकर का और हेडगेवार का नहीं बना पाए। हम आज भी सच है, क्योंकि आपको नाम लेना पड़ता है पटेल का, जिन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना पागलपन है, हिंदू राष्ट्र की बात करना पागलपन है जी। और महात्मा गांधी जी को मारने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई आहत हुआ होगा तो 2 ही व्यक्ति थे। आहत तो पूरा दुनिया थी, पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा वो खून था जी। तो सबसे ज़्यादा बैन किन्होंने लगाया? पटेल साहब ने लगाया, और उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा। अब नया गांधी क्या करेगा ना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, नया गांधी करेगा, देखना क्या करेगा। बताना तो पड़ेगा सर, क्या करने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन कराने लगाएगा। आप कानून से ऊपर नहीं हो, आप बोलते हो ना संविधान को मानते हो, बताओ आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है क्या? आप कहाँ से खर्चा करते हो? नया गांधी ये सब, आप संविधान को मानते हो ना, आप कोई भी संस्था खोलते हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या आरएसएस संविधान के ऊपर है? कांग्रेस ने हर चीज को समा लेने की, वक्त के साथ लोगों में बदलाव आएगा, देश को आगे ले जाने के लिए डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की। नहीं तो चाहते हम तो हमारे पास 55-60 साल थे, खत्म कर देते ना। खत्म करने में कांग्रेस का विश्वास नहीं है, कांग्रेस का जोड़ने में विश्वास है। क्या कपूर कमीशन का रिपोर्ट नहीं था सामने? लेकिन सबको ले जाकर जो कल हुआ, 1947 के पहले हुआ तो हुआ, छोड़ो, लेट्स हैव अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
इसके बाद हम देश बनाएंगे, Let's build the nation. वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी इस्लामिक स्टेट। ऐसा नहीं है ना हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolves to give us a constitution। लोगों ने लोगों को दी हुई संविधान है ये, तो ये इस लोगों में जैसा जय हिंद है वैसा वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम सब सेम है। इसलिए बोलते हैं कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो कांग्रेस नफरत में, कांग्रेस किसी को खत्म करने में विश्वास नहीं रखती है। एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और जो महात्मा गांधी कहते थे कि मुझे व्यक्ति से विरोध नहीं है, व्यक्ति जो विचार करता है वो विचार बदलवाने में, सत्य की तरफ लोगों को लेके आना, अच्छाई की तरफ, संशोधनात्मक लोग वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए ना। आज भी अगर आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ जेनोम टेक्नोलॉजी ने यह पता दिया कि सभी अफ्रीका से आए हैं, सबका जीन एक ही है, सबके ब्लड ग्रुप 4 ही है, तो उस समानता की तरफ, वैज्ञानिक सोच की तरफ लेके जाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस ने की। वो कांग्रेस की कमजोर नहीं थी, वो कांग्रेस की ताकत थी। आज भी राहुल गांधी क्या कहते हैं, भारत जोड़ो कहते हैं, भारत जोड़ो कहते हैं। हम कभी मुस्लिम, दलित, सवर्ण, ओबीसी ऐसा नहीं करते। हम सबके हक की, ओबीसी की भी बात करते हैं, हक की बात करते हैं कि भाई इतना बड़ा पॉपुलेशन केवल एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से, या उनके आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर एजुकेशन में कितना है, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी मिलती है, प्रॉपर्टी में कितना शेयर है, नौकरी में कितना शेयर है, पॉलिटिक्स में कितना शेयर है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया तो राजनीति से होती है। तो इसकी सोच है ना, तो ये सोच तो राजीव गांधी जी ने भी रखी थी। 33% महिलाओं को सीधा सीधा लोकल बॉडीज में आरक्षण दिया था, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया था, महिलाओं को डिफेंस में लाने का काम कांग्रेस ने किया, दलितों को, ओबीसी को जो है वो अधिकार देने का काम लोकल बॉडीज में किया था, आरक्षण दिया था। तो ये सारा काम चल रहा है। इन्होंने मीडिया को जिस तरह से कब्जा कर लिया, हथिया लिया, और 90 की जनरेशन जो राजीव गांधी ने बनाए हुए कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे बड़ी हुई है, उसको गलत इन्फॉर्मेशन देकर देश का नुकसान किया है। ये 11 साल जो है, इसी नुकसान से बचाएंगे कैसे भाई? वो सिस्टम तो ले डाउन हो गया है ना पटेल साहब। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने एनसीईआरटी के मॉड्यूल बना दिए, लेकिन जो इतिहास सही में हुआ है वो मॉड्यूल तो है ना, तो वो इतिहास आपको बताना तो पड़ेगा ना। लोगों बता रहे ना, अभी आपके साथ बैठ के हम वही कर रहे हैं कि सच्चाई बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं बाहर निकलूंगा नहीं, किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, बोर्ड नहीं लगाऊंगा, किसी को पैसे नहीं दूंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा। गली गली दौड़ा है ना नागपुर के लोगों ने, वो विचार था, वो विचार था। गडकरी की जगह देवेंद्र फडणवीस को आप खड़ा कर दीजिए लोकसभा में, लंबे मार्जिन से हार जाएगा। ऐसे कैसे? गडकरी हिंदू मुस्लिम बात नहीं करते। आप कहते हैं ना हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, तो ना राजनीति में आंतरिक विवाद तो होते हैं, हर संस्था में होते। बीजेपी में नहीं है क्या? गडकरी, मेरा नागपुर का बता दो, गडकरी और देवेंद्र फडणवीस में बहुत अच्छा है। बंगला और वाड़ा कहते हैं विवाद को। अच्छा, बंगले पे जाने वाले को वाड़े पे ये नहीं है, एंटरटेन नहीं होता। अच्छा, और वाड़े पे जाने वाले को बंगले पे एंटरटेन नहीं होता। तो एक खासदार महोत्सव करते हैं। आप सांसद कहते हो, हम मराठी में खासदार कहते हैं सांसद को, तो खासदार महोत्सव करते हैं गडकरी जी। क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस के नगर सेवक वहाँ जाते हैं या जाने से डरते हैं? रिफ्ट है, बहुत बड़ा रिफ्ट है। रिफ्ट क्या है? बहुत बड़ा रिफ्ट। क्या इस कारण से क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो मोदी और शाह हैं, मोदी के करीबी माने जाते हैं? हाँ, उनके इंटरनल क्या है, हो सकता है क्योंकि उनको एक अनलिमिटेड पावर मिला है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अनलिमिटेड पावर कभी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि लोकतंत्र पे चलती है। कैबिनेट मिनिस्टर अपना निर्णय ले सकता है, इसलिए सबको समावेशी विकास ना महाराष्ट्र ने बहुत तेजी से किया। इन केस में हम पीछे जा रहे हैं, हम पहले नंबर पे नहीं रहे एफडीआई में जी। हमारा रोजगार छीन के लेके जाते हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ छीन के लेके जाते हैं मोदी जी। ना अपने स्टेट में कर पाते हैं, ना हमें कुछ करने देते हैं। तो अनलिमिटेड पावर सिर्फ पार्टियां फोड़ने के लिए मिला है, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए अनलिमिटेड पावर नहीं है। झूठ तो इतना परोसते हैं कि पूछो मत। कहा था किसान का सारा कर्जा माफ कर देंगे चुनाव में, महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, लाडली बहना कहते हैं, लाड़की बहन बोलते हैं मराठी में, वो योजना में। और सोयाबीन को 6000 रुपये भाव देने वाले थे, नहीं दे पा रहे, सरकारी चला नहीं पा रहे। अजित दादा तो बोलने में बोल देते हैं, उन्होंने बोल दिया कि वो सत्यानाश हो चुका है, वाटोळं झालं महाराष्ट्राचं। वाटोळं मीन्स सत्यानाश। अच्छा, ये बोलते बोल दिया, लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अभी अजित दादा से मिलने जाओ तो मोबाइल बाहर रखने पड़ते हैं, मोबाइल लेके। हाँ, सच्चाई बोल देता है वो इंसान, क्योंकि पला बड़ा है कांग्रेस के कल्चर में। शरद पवार जी ने भले अलग पार्टी बनाई है, लेकिन शरद पवार जी तो पूरे कांग्रेस ही है।
पार्टी फोड़ने की आपने बात की, सच बोल देता है, पला बढ़ा है कांग्रेस के कल्चर में, ये सब बातें अभी आई हैं बातचीत में। तो ये जितनी पार्टी फूटी हैं और टूटी हैं, इन पार्टियों के जुड़ाव उड़ाव की कोई संभावनाएं आप देख रहे हैं? थोड़े से वो समझाइए ना सर। क्या देखिए, सत्ता, संपत्ति और संस्था, ये 3 कारण है। सत्ता, संपत्ति, संस्था। यानी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र के विकास का योगदान जो है, महाराष्ट्र में गरीबी बहुत कम है, बहुत कम है, नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत कम। सर विदर्भ से किसान आत्महत्या किसान आत्महत्या यानी गरीब है ऐसा नहीं है, उसके पास जमीन है तो आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? उसको भाव नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के आने के बाद हमारे वक्त कपास का किसान आत्महत्या करता था, हम मानते उस बात को, हम नकारते नहीं, हमारी नाकामयाबी है वो कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पर जैसा बाकी राज्यों के बाकी क्षेत्रों में दूध का धंधा, जिसको हम कहते हैं ना कि साथ में खेती के साथ में जो बिजनेस है, दूध का है, मुर्गी का है, बकरा पालन है, ये अलग अलग जो है वो बिज़नेस यवतमाल में डेवलप नहीं हो पाया। और जब हम इंटरनेशनली कनेक्ट हो गए दुनिया से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो डिसाइड तय करने लगी दाम, और कपास का दाम गिरते गया। और कॉटन बेल्ट जो एक वक्त का रिच था, आपको पता है पहली रोल्स रॉयस इंडिया में कहाँ आई? मूर्तिजापुर में। काफ़ी रिच थे हम तब के हमारे किसान, और विदर्भ में लैंड होल्डिंग ज़्यादा है वेस्टर्न महाराष्ट्र से। तो ये एक था कि उनको दाम देना, तो कांग्रेस ने कॉटन प्रोक्यूरमेंट स्कीम लाया था 1971 में, और कांग्रेस ने कोशिश की ईमानदारी से। एक पत्रकार है, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को बताया था कि बहुत स्थिति खराब है, मनमोहन सिंह तुरंत चल दिए विदर्भ में, यवतमाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ कहा कि नहीं, कर्जा माफ़ी तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, सब जानकारी ली, मनमोहन सिंह साहब आए, 2 साल तक वो स्कीम चली कर्जा माफ़ी की, 2 साल तक, और 72,000 की कर्जा माफ़ी जो है वो देने की वजह यही थी कि तकलीफ में था किसान। तो हमने कोशिश की, इन्होंने कोशिश की है क्या? कोशिश नहीं करते, गाली देते हैं लोग। आय दोगुनी करने का नारा। इन्होंने तो 25 लाख करोड़ का बिजनेस पूरा अदानी को देने की कोशिश कर ली थी, वो तो थैंक्स टू सिख किसान्स, जाट किसान्स, वो बैठ गए वहाँ पर। 725 किसानों की शहादत हुई, मैं उसको शहादत कहूँगा, क्योंकि ये गांधीयन तरीका था और बड़ा बेजोड़ तरीका है, ये हिटलर भी इसका सामना नहीं कर सकता। ठीक बात है। और भगत सिंह जी ने भी कहा था कि महात्मा गांधी के मार्ग से हमको आज़ादी मिल सकती। लेनिन का किताब पढ़ता था लेकिन समानता की बात करता था, वो बंदूक के फेवर में नहीं था, बंदूक के फेवर में रहता तो वो अपनी अरेस्ट नहीं देता जी। एग्जैक्टली। अगर बंदूक के साथ में भगत सिंह जी होते तो वो कभी अरेस्ट नहीं देते। मैं सर कॉलेज में था, हमारे जो प्रोफेसर थे वो कहा करते थे कि जो आदमी भूख हड़ताल करता है जेल के अंदर अपनी मांगों के लिए, वो हिंसक नहीं हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट है, कितना 57 दिन तक चलते रहा वो। मैं तो 7वें घंटे में भूख लग जाती है हमको। सोचो क्या रिजॉल्व होगा, 23 साल का बच्चा था, सारी लाइब्रेरी पढ़ ली थी, वो आदमी कैसे बंदूक उठा सकता है? लेकिन बाप को मारोगे सामने तो कहीं ना कहीं संयम ढल जाता है। लाला लाजपत राय को जिस तरह से मार दिया था, और ये हमें पूछते हैं कि कौन कौन कांग्रेस में शहादत हुई। अरे आपको ऐसा पूछने का अधिकार भी नहीं है। आप देख लो 1942 के करो मरो के मोमेंट में फांसियाँ कहाँ दी है? पेड़ पर दी है फांसियाँ। और किसके विश्वास में हुआ ये? महात्मा गांधी के विश्वास में हुआ ना, लोग मरने के लिए तैयार हो गए। तो आरएसएस जो सवाल पूछती है वो इतने बचकाने सवाल होते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं कि इनका आज भी योगदान नहीं है। मौका मिला था इनको, कांग्रेस को कोई हर्ज नहीं था, मुझे नहीं लगता राहुल जी को कोई हर्ज था कि उनको सत्ता मिली। पार्टी है, पॉलिटिकल होगा भी क्या? पॉलिटिकल पार्टी है, प्रक्रिया है, चुनाव हुए, चुनाव जीती है। लेकिन विचारधारा की लड़ाई जब राहुल जी कहते थे, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देश का सत्यानाश कर रहे हो। आज के तारीख में लड़ाई ये होनी चाहिए थी कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए थी, काले धन पे बात होनी चाहिए थी, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए थी, वही बात करके सत्ता में आए ना आप। लेकिन बाद में आपने कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, टोपी, जालीदार टोपी, लिखेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, पत्रकारों को जेल में डालना, आप लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। कल वो 130वीं अमेंडमेंट आई है, क्या है वो? केंद्र राज्य संबंधों पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे ही अटैक है ना वो। और वो तो बेसिक स्ट्रक्चर
का पार्ट है वो फेडरल खासतौर स्ट्रक्चर। पे ईडी के बारे में जब ये कहा जा रहा है कि जितना भी आप केसेस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट आपका बहुत कम है, 93 लोगों में से 2, तो फिर तो ये कानून आना कि 30 दिनों तक कोई जेल में है, अब उसको पद से हटा देंगे, तो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील जैसा कुछ डाल ही दिया था ना। लेकिन ऐसा है कि थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कि अमेंडमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन है ये, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगती सेलेक्ट कमेटी के पास। है। हमने मांगा था जेपीसी के लिए, आपने क्यों जेपीसी डाल दिया? क्योंकि जो एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, और एसआईआर की गड़बड़ी इतनी बड़ी गड़बड़ी है, वो लोकतंत्र के इसमें आखिरी के लिए ये बिल से ज़्यादा, क्योंकि जो दलित, पीड़ित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये लोगों को अधिकार किसने दिए हैं? संविधान ने दिया है। संविधान ने क्या अधिकार दिया है कि तुम्हारा सरकार तुम चुनोगे। देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी और देश का सबसे गरीब आदमी, इसके वोट का मूल्य क्या है? एक ही है, एक ही है, उसका ज़्यादा इसका कम नहीं है। अगर उससे आप मुझे वंचित कर दोगे, दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, बेरोजगारों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को, ओबीसीज को आप वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दोगे, तो वो आपके वोटर नहीं रहे, तो उनकी आवाज़ सुनने की आपको जरूरत नहीं। आप डरते क्यों? आज कभी कभी मज़ार पे चले जाते हैं मोदी जी, क्यों जाते हैं? सर्वधर्म समानता की बात करती है। एक इंटरव्यू आपको पता होगा, मोदी जी कहते हैं कि जो मुसलमानों को हेट करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। बिल्कुल है, बोला है ना ऐसा? क्यों बोला है? क्योंकि मतदान का अधिकार है। रोजगार के लिए जब युवा मैदान में आके खड़ा होता है और कहता है कि मुझे रोजगार दो, और सरकार सोचती है, जनरली कांग्रेस के ज़माने में स्टूडेंट्स पे अटैक नहीं होता था और स्टूडेंट के ऊपर केसेस नहीं लगती थी, क्योंकि फ्यूचर खराब होता है। उनके साथ बातचीत होती थी, किसानों के साथ बातचीत होती थी, और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा लाठीचार्ज वगैरह होता था, नहीं होता था ऐसा नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए होता था। आज क्या है? डायलॉग ही नहीं है, डायलॉग नहीं है, मार। यानी आपने देखा होगा रेलवे घर में घुस के मारा है, रेलवे की नौकरी के लिए लोग बाहर आए थे। अब ये वोटर का अधिकार भी चला जाएगा वोटिंग का, तो क्या रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? पाटिल साहब एक बात बताएं कि इसी मांग को लेकर अब तो खैर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, बिहार में यात्रा चल रही है जो राहुल और तेजस्वी कर रहे हैं एक साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कि वोट चोरी के मामले में और ज़्यादा इंटेंसिफाइड एफर्ट्स की ज़रूरत है, या काफ़ी है जो आप लोग कर रहे हैं? नहीं, कभी भी कुछ भी चीज़ जब तक तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक काफ़ी नहीं होती। लेकिन एसआईआर को लेके जो चर्चा मीडिया करती है, अभी मैं तो रोज करता हूँ, तो केवल वोट चोरी हुई है क्या, नहीं हुई है क्या, शील्ड देने का कोशिश करते हैं चुनाव आयोग को। अनुराग ठाकुर ने जो कहा, जो राहुल जी ने कहा, वही अनुराग ठाकुर ने कहा, लेकिन अनुराग ठाकुर के लिए अलग न्याय है। ये नहीं है वो लड़ाई। अगर नीरज जी बैठ के पॉलिटिक्स चला रहे हैं तो ये आपको वोट का अधिकार है, इसलिए चला पा रहे आप, क्योंकि आप वोट नहीं दोगे तो नुकसान, चुन के नहीं आएंगे। वोट का अधिकार छीन लेंगे तो आपका जीने का अधिकार जा रहा है। ये एसआईआर की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ये लड़ाई वो संवैधानिक अधिकारों की है, जिसके वजह से आपको रोजगार मिलता है, जिसके वजह से आप आवाज़ उठा सकते हो, जिसके वजह से आप बोल सकते हो, जिसके वजह से कह सकते हो मेरे पास घर नहीं है, घर देना आपका काम है, मेरे दाम को, मेरे माल को दाम देना पड़ेगा। किसान कह सकता है, युवा कह सकता है कि इस बार यूपीएससी का ऐड नहीं आया, स्टाफ सिलेक्शन का ऐड नहीं आया, इतनी 60 लाख नौकरियाँ खाली है, मुझे नौकरी देना पड़ेगा। या फिर देने का जो स्वांग करते हैं आजकल, बीजेपी स्वांग करती है, तो स्वांग भी क्यों करती है? क्योंकि वोट का अधिकार है, वो वोट चाहिए, वो वोट नहीं होगा तो सत्ता नहीं मिलेगी। जो थोड़े बहुत सवाल हैं वो वोट के अधिकार के कारण, पूरे आपके अस्तित्व का ही सवाल वोट के अधिकार से है इस देश में। नहीं तो वर्ण वर्चस्ववाद में तो आपको तो छाया में भी नहीं आने देंगे। अरे जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, राजा नहीं है, शूद्र है, किसान है, वो कैसा राजा हो सकता है? वो लोग क्या इन लोगों को खड़ा करेंगे? दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को खड़ा करेंगे ये लोग? एक बार वोट का अधिकार चला गया और उनके पास वोट मांगने की जरूरत नहीं है सत्ता में आने के लिए, उनके वोट की कोई जरूरत नहीं सत्ता में आने के लिए, खड़ा करेंगे उन लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया में षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र ये है कि इसको सिर्फ वोट चोरी तक, और हो रही नहीं हो रही, बीएलओ बीएलए, ये षड्यंत्र है साहब। ये टेक्निकल मामला है ही नहीं, ये देश, ये षड्यंत्र है साहब। मैं आपको कह रहा हूँ नीरज जी, ये देश के साथ मीडिया जो कर रही है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वोट का अधिकार नहीं होगा तो आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी।
काय के लिए होना आयुष्मान? मांगेगा तो चपाट मिलेगी एक, उसका वोट ही नहीं है ना। इसकी लड़ाई है। आज बिहार है, कल महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र हो ही गया है। महाराज तो हो ही गया। मेरा सवाल एक यही आया सर, राहुल गांधी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो सबूत दिखाते हैं कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा का, जो बेंगलुरु लोकसभा के अंदर आता है, कहते हैं कि 6 महीने का समय लग गया हमें एक विधानसभा पे डाटा निकालने के लिए। तो इतनी बड़ी टीम रहती है, कार्यकर्ता रहते हैं आप लोगों के पास। चुनाव तो पहले भी हुए आपके महाराष्ट्र में, मरकड़वाड़ी नाम के गांव में ग्रामीणों ने कहा भाई हम दोबारा वोटिंग करेंगे। आप लोग के कार्यकर्ता, आप लोग के नेता चुनाव से पहले क्या कर रहे थे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैं यहाँ उसका जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो पहले ही तोड़ दिया जाता है। नहीं, पूरा समय है सर। देखिए, चुनाव कैसे होते समझिए आप, क्योंकि मैं बूथ पे भी काम करता हूँ, मैं ज़मीन पे काम करता हूँ। शायद कोई प्रवक्ता ऐसा होगा कि जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मांगता है, क्योंकि ज़मीन पे काम करता हूँ मैं। क्या होता है कि आपके पास लिस्ट कब आती है, और वोटर रजिस्ट्रेशन कब तक होता है, और वोटर रजिस्ट्रेशन किस किस माध्यम से होता है, ये 3 सवाल इसमें समझने की ज़रूरत है। वोटर रजिस्ट्रेशन होता है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो होती है विड्रॉल की, उस वक्त तक विड्रॉल की। उसके बाद चुनाव शुरू। उसके बाद तो बेटा सोया है, बेटे ने खाना खाया नहीं खाया, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, इसके लिए भी समय नहीं होता है। वोटर लिस्ट देखने की बात बहुत दूर की है। अब आप समझ लीजिए उस दिन तक ये वोटिंग रजिस्ट्रेशन चालू होता है। पहले क्या होता था, या कानून में क्या है, आरपीआई के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है, वो ये कहता है कि बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, जो टीचर वगैरह होता है, जो चुनाव आयोग का अधिकारी होता है, और बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होता है। बीएलओ ने बीएलए के साथ में लेके जाना है, कलेक्टर ने या आरओ ने इन दोनों की मीटिंग लेना है पहले, और वो एक साथ जाकर वोटर रजिस्ट्रिंग करेंगे। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। एक घर में 80, एक घर में 150, एक मोबाइल फोन से 150, 200 हो रहे। ठीक है, ये तो वोटर लिस्ट देखते हुए भी पता कैसे पड़ेगा होगा? सुनो ना, अभी एक चौथा मुद्दा बताता हूं मैं। आप रहते हो जंगपुरा में, ठीक है, और आपको वोटिंग बूथ मिला है केजी मार्ग पे। कैसे पहचानेगा केजी मार्ग का कार्यकर्ता? नाम है, आधार कार्ड है, फोटो है, वोटर आईडी भी है, कैसे पहचानेगा? ये भी खेल खेला जाता है। इस बूथ के लोगों को उठा के उस बूथ में डाल दो वोटिंग के लिए, वो हमारा देखते रहेगा। बूथ लेवल एजेंट होता है, बीएलए अलग, बूथ लेवल एजेंट अलग, बूथ एजेंट अलग। बूथ एजेंट देखेगा, नाम देखेगा, उसका फोटो देखेगा, फोटो आईडी देखेगा, आधार, हाँ यार है। अब मरकड़वाड़ी के लोगों को, मैं गया था वहाँ पे, सबसे पहला पॉलिटिकल लीडर जाने वाला मैं हूँ। मरकड़वाड़ी गया था, वहाँ की मिट्टी मैंने राहुल जी को लाके दी है, उन लोगों ने मुझे मिट्टी दी थी। अब उन लोगों का डाउट था कि हमारा मत चोरी हुआ है। वहाँ का कैंडिडेट जीता हुआ है, जानकर जी, वो जीते हुए कैंडिडेट है वो, लेकिन उस जगह से कम वोट था। हाँ, उनका आक्षेप तो है ही है, लेकिन वहाँ की जनता का देखो, कैंडिडेट के आक्षेप को और पॉलिटिकल पार्टी के आक्षेप को आप साइड में रख दीजिए। हाँ, एग्जैक्टली, जनता का ये कहना था। जनता बड़ी है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं ना हम। इस देश का अंतिम मालिक कौन है? हम है ना, वी द पीपल है। उन्होंने कहा कि आप हमारा दोबारा से मतदान कराओ, और इसका कोई इम्पैक्ट चुनाव के नतीजे पर नहीं होगा। उन्होंने अपना तहसीलदार को एप्लीकेशन दी, चुनाव आयोग का अधिकारी होता है वो, चुनाव आयोग का तो अपना कोई स्टाफ नहीं होता, यही स्टाफ उनका स्टाफ हो जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने ही अपना सिस्टम खड़ा कर लिया। तो क्या ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ब्यूटी ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 70 ईयर्स, ब्रेवरी ऑफ पीपल। 70 साल में पूछते ना क्या किया, तो 70 साल में हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है, कांग्रेस ने। तो मरकड़वाड़ी के जनता ने जब करने गया तो उनको एसआरपीएफ की कंपनी से लगाकर, जैसे मतदान शुरू होने वाला था, उठा लिया गया। ये तो अंग्रेज करते थे, वो गोरे थे, ये काले हैं, करवा देते ना। क्या ही असर पड़ जाता उससे? क्या चुनाव आयोग बड़ा है लोगों से? क्या देश का प्रधानमंत्री लोगों से बड़ा है? प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे। राहुल जी खुद कहते हैं, हे राजा वाजा, मैं आई डोंट बिलीव इन दिस कंसेप्ट, आज मैं हूँ कल कोई और रहेगा। इतना लिबरल आदमी है हमारा नेता, बहुत लिबरल है, संविधान को मानता है, आम आदमी को मानता है, उसको लोगों की बात नहीं आती।
तो ज्यादा ही लिबरल भी लगते हैं सर कई मामलों ज़्यादा में। लिबरल नहीं है। वो सवाल मैं लूंगा, पहले आप इस आंसर को कंप्लीट करें तो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मरकटवाड़ी के लोग, कि मैं नेहरू जी का किस्सा बताऊँ। हम्म मरकटवाड़ी के लोग बड़े हैं ना, हम्म तो करवा दे देते हैं, दूध का दूध Right. पानी का पानी हो जाता है। डरा को, जो चोर है वो डरता है। हम्म चंडीगढ़ के हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि डेटा दो। राइट। कानून किसने बदला सेक्शन 92 आरबीआई का? बीजेपी। आज हम iCloud के ज़माने में हैं, सेमीकंडक्टर चिप के ज़माने में, इतनी चिप में हम करोड़ों का डेटा रख सकते हैं। 45 दिन के बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। क्यों कानून बनाया? अनिल मसीह की तस्वीर दिख गई थी इसलिए। नंगापन था वो जी। वो बीजेपी का नंगापन था। अनिल मसीह का केस जो है ना, जैसा महाभारत में द्रौपदी जी का वस्त्रहरण है ना, वैसा लोकतंत्र का वस्त्रहरण लोगों ने सीसीटीवी में देखा। ये धृतराष्ट्र की औलाद है। ये दुर्योधन है। ये दुर्योधन है। और चुनाव आयोग को हम वो कहेंगे जिसने पल्लू को इज्जत को हाथ डाला था द्रौपदी जी की। छोटा भाई दुर्योधन का कौन? दुशासन। तो चुनाव आयोग दुशासन है और नरेंद्र मोदी दुर्योधन है, जिन्होंने वस्त्रहरण किया खुले आग के सामने लोकतंत्र का, अनिल मसीह के रूप। ये बात इस देश की जनता ने समझ ली। आप मुझे बताओ, आप मीडिया पर्सन हो, आपके यहाँ महिलाएं काम करती होगी जी, तो वो भी आकर यहाँ इंटरव्यू करती होगी, न्यूज देती होगी, खबरें बनाती होगी। कौन सा निष्ठा का हनन है इसमें? महिलाएं वहां वोट डालने जा रही है ना। खैर ये तो जबरदस्त फुहड़ बयान था। इस पे हमने कई तरह के और वो फुहड़ और वो जो ज्ञानेश गुप्ता है, हमारे महाराष्ट्र के कल्चर में ज्ञानेश नाम का बहुत सम्मान है, ज्ञानेश्वर महाराज का जी। इसलिए मन नहीं करता, क्योंकि वो दिखते हमें, ये नहीं दिखते हमें। ज्ञानेश्वर महाराज दिखते, ज्ञानेश नाम आया तो। लेकिन ये आदमी ने जिस तरह का गंदा स्माइल एक दूसरे को देकर दिया है, आखिरी में लगा दी ना वाट, वो देश ने देखा है। तो ये चोरी कर ले हम लोग, तो जिनके साम्राज्य पे सूरज ढलता नहीं था उनसे लड़ पड़े थे। तो बहुत छोटे लोग हैं ये, बहुत छोटे लोग हैं। 10-11 साल में इनको ऐसा लगता है हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। चुनाव जीतना है यानी देश के मन जीतना और इतिहास को जीतना, ऐसा नहीं होता है। आपको सत्ता भले मिल गई, लेकिन आप देश नहीं हो। आप लड़ेंगे ताकतों से, लड़ ही रहे। लड़ने के लिए लोग चाहिए, लड़ने के लिए एक टीम चाहिए। कई बार सर ये खबर आती है और खबरों में दम है, मतलब आप खारिज नहीं कर सकते इन खबरों को, कि कांग्रेस के अंदर फूट है, कांग्रेस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से ही अलाइन नहीं करते। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने की, और कांग्रेस के अंदर ही आला पोजीशन पर बैठा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो कास्ट सेंसस की बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब कास्ट सेंसस की घोषणा सरकार ने कर दी तो राहुल गांधी ने अपने ही एक बड़े नेता को कहा, आज तो बड़े दुखी होंगे आप, क्योंकि कास्ट सेंसस की घोषणा हो गई। तो इस तरह की टीम साथ में रहकर लड़ाई कैसे होगी? देखो, मैं उदाहरण देने वाला था, लेकिन वो उदाहरण यहाँ पे समर्पक नहीं होगा। हमारे यहाँ CWC है जी। राहुल जी ने कोई बात रखी है तो CWC में उसकी चर्चा होती है। कुछ लोग उसको विरोध भी करते हैं, विरोध यानी अपनी बात रखते हैं, आलोचना नहीं होती, मत होती है, अपना मत रखता है। और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, और फाइनल डिसीजन होता है कि ये करना है नहीं करना है। हो सकता है कि किसी की जानकारी सही हो नहीं हो, तो निर्णय प्रक्रिया इस तरह की होती है। राहुल जी ने कास्ट सेंसस की जो बात की है, वो बात इसलिए की है कि जब राहुल जी एक देश को समझने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो उनको पता चला इतना बड़ा तबका गरीब कैसे रह सकता है, इतना बड़ा तबका एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं दिखता है, इतना बड़ा तबका पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिखता है, राजनीति में क्यों नहीं दिखता है, इतना बड़ा तबका पूरी तरह से 70 साल के बाद भी बाहर क्यों है। तो हमारी मीटिंग हुई थी, स्पोक्स पर्सन्स की उन्होंने मीटिंग ली थी, तो मैंने उनको कुछ 1-2 सवाल पूछे थे। उन्होंने बोला था कि जो गलती हुई इसको मान लो ना, ओबीसी को हम जितना न्याय देना चाहिए था नहीं दे पाए तो मान लो। हमने कहा ठीक है सर। तो ये राहुल गांधी है, स्वीकार कर लेना। तो उनको लगता है कि अगर ओबीसी के 3 ही सेक्रेटरी है, देखो सारा प्रशासन जॉइंट सेक्रेटरी शुरू होता है,
बीजेपी के और हमारे सोच का अंतर देखो, बीजेपी के ने आरएसएस के सोच का। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसकी प्रक्रिया है यूपीएससी की, इसमें रिजर्वेशन भी है। बीजेपी चाहती है कि इस प्रक्रिया को ख़त्म कर दे यूपीएससी के और सीधा इंटरव्यू लेके जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करे। जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए नीरज जी 16 साल लगते हैं आईएएस बनने के बाद। यहाँ लेटरल एंट्री से, यहाँ तो लेटरल एंट्री से जिसने कभी देखा ही नहीं, जिसने ग्राम पंचायत का ऑफिस नहीं देखा, जिसने चीखते चिल्लाते लोग नहीं देखे, जिसने डेलीगेशन नहीं देखा, जिसने बाढ़ नहीं देखी, बाढ़ को कैसे हैंडल करते वो नहीं देखा, वो सीधा आके जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे बैठेगा और एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा और प्रधानमंत्री को सलाह देगा या कैबिनेट को सलाह देगा। तो वो क्या सलाह देगा? अरे वो वर्ण वर्चस्ववाद में लाएगा। वो इलाके में जाके देखो पहले, वो छोड़ो शूद्रों का इलाका, दलितों का इलाका, वो छोड़ो, वो साले कीड़े मकोड़े मरते रहेंगे। वो बोला था ना, कुत्ते कहा था ना, गाड़ी के नीचे आते हैं। ये उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ खड़े होना चाहिए। ना हम कोई किसी का वर्ण श्रेष्ठ मानते हैं ना किसी का कम मानते हैं, हम तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले हैं। तो ये सोच है। तो कांग्रेस में मतभेदों को जगह है, इतनी जगह सर क्या पूछ सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को अगर देवेंद्र फडणवीस भी मेरे इतना बेखौफ होकर सवाल पूछ सके, उस दिन कांग्रेस की उन्होंने बराबरी करना चाहिए। मैंने नेहरू जी को लेकर बोला कि हमको ये सवाल पूछा जाता है कि नेहरू जी ने ओबीसी के साथ ऐसा किया, तो फैक्ट सामने आया कि काका साहब कालेलकर आयोग में 11 में से 7 लोग तो आयोग के खिलाफ ही थे, और खुद काका साहब कालेलकर ने लिख कर दिया है कि इसके खिलाफ मैं हूँ, ये रिपोर्ट ही गलत है, खुद अध्यक्ष ने, इसलिए वो रिपोर्ट ड्रॉप करनी पड़ी। और मंडल आयोग के आते आते 12 राज्यों ने ओबीसी आरक्षण दे दिया था कांग्रेस के। तो मेरी जानकारी नहीं थी, मेरा सवाल गलत था, लेकिन फिर भी राहुल जी क्या बोले कि हमने कुछ गलतियां की है तो उसको मान लेना चाहिए। तो मैं नेहरू जी के बारे में सवाल पूछ सकता हूं। मेरा नेता इतना लिबरल है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं उनके सामने, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को देवेंद्र फडणवीस इतना बड़ा नेता सवाल पूछ सकता है क्या? जिस दिन पूछ लेगा उस दिन कांग्रेस की बराबरी करना। छोड़ दीजिए कांग्रेस की बराबरी की बात। मेरा जो सवाल था सर, एक लोकतांत्रिक संगठन के तौर पे कहा मैंने। मेरा ये कहना नहीं कि हम महान है, ऐसा ऐसा है। मेरा ये कहना है कि जितनी भी समस्याएं सामने आती है उसको हम सामने से भिड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि समस्याओं पे हम नज़र ना डालें और उसको टाल कर निकल जाएं, इसलिए पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। ऐसा लगता है क्या? मैं उदाहरण देता हूं आपको। राजस्थान का चुनाव चल रहा था, ठीक ठाक योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए थे, लेकिन राजस्थान में लोगों को पता ही नहीं था, कांग्रेसियों को, कि वो सचिन पायलट के लिए वोटिंग करें, अशोक गहलोत के लिए वोटिंग करें। थोड़ा सा गलत परसेप्शन है ये, क्योंकि मैं वहाँ पे इंचार्ज था, मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज मैं था राजस्थान का, इसलिए मुझे पक्का मालूम है। देखिए, सचिन पायलट जी नया खून है और बहुत अच्छे नेता है। उन्हें अगर सीएम बनने की आकांक्षा होगी तो क्या गलत है, मुझे भी लगता है। लेकिन ये भ्रम जो है ये मीडिया ने ज़्यादा फैलाया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई है, जो योजनाएं थी, अगर सही मायने में इस तरह का दोफाड़ होता तो हम उन्हें से सीट जीत पाते क्या? राजस्थान का कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इलेक्टोरल बिहेवियर क्या है, बदलती है 5 साल में बुरी तरह बदलती है। हम तो 21-22 पे आ जाते हैं, बीजेपी भी आ जाती है 50-60 पर। मतलब आप राजस्थान की हार से संतुष्ट हैं? नहीं, राजस्थान के हार से संतुष्ट नहीं है, हम जीत रहे थे। हमें 15 सीट का अंतर हुआ, 15 सीट का अंतर हुआ, तो वो अंतर होने की वजह है कन्हैया लाल का मैटर लाया था। हिंदू मुसलमान किया इन्होंने, बहुत ताकत से किया, ठीक है। अभी ताकत से हिंदू मुसलमान इन्होंने किया, हम भी कर सकते थे क्या? वो डिप्टी सीएम कौन है? वो मानसिंह, राजा मानसिंह की वंशज महिला विधायक जो महिला उप मुख्यमंत्री है वो, तो नाम भी याद नहीं रहते। ऐसे नए नए लोग हैं यार, कुछ काम ही नहीं है पब्लिक में उनका, क्या नाम याद? सीएम के नाम और डिप्टी सीएम आ गए। अब मैं उनको मुगलों की औलाद कह दूं तो अच्छा लगेगा? कांग्रेस का कल्चर नहीं है ना ये। आपका तो ब्लड मिक्स हुआ है ना, जिनके खिलाफ आप बात करते हो। एक 400-500 साल के पुराना इतिहास निकाल के आप हिंदू मुसलमान करते हो, नहीं कह सकते सर हम, ये हमको परमिशन ही नहीं है। मतलब आप कन्हैया लाल का मैटर जो था उसमें गौस और दौस दोनों गुनेगार जो थे वो तो बीजेपी के थे। हमने एक दिन में पकड़ लिया उनको, इन्होंने चार्जशीट क्यों दाखिल किए थे? तो हिंदू मुसलमान करना और लोगों के दिमाग खराब करना मीडिया को साथ में लेकर, ये किया, इसलिए हमको 10-15 सीटें कम। आप गुटबाजी की बातों से इनकार कर रहे हैं? गुटबाजी नहीं थी। उसको गुटबाजी मत कहिए, उसको एक रेस कहिए। मुझे बनना है ना, मैं कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। मैं तो कोई एनजीओ में थोड़ी हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में, मुझे भी लगता है, मेरे भी एम्बिशंस है पॉलिटिक्स में।
मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो वो गलत होगा तो आप कह सकते हो गलत है। उसमें क्या है? सचिन पायलट जी हमारे आने वाले नेता है। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं सर, वहां पर भी ऐसा ही किया गया। नहीं अब ऐसे नहीं सर। देखिए हरियाणा में कांग्रेस जो थी, क्योंकि मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूँ, हरियाणा में मेरी पढ़ाई हुई, हरियाणा में मैंने कॉलेज किया, हरियाणा मैंने गौर से देखा है। जाटों की पार्टी इनेलो थी, ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस जो थी वो इंक्लूसिव पार्टी मानी जाए। 36 बिरादरी की जो बात होती है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं करती थी, अभी भी है। आप ऐसा कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर आप जाएं, जाटों की पार्टी जैसा चिन्हांकन कांग्रेस का हो गया। इसका कारण ये रहा कि हुड्डा साहब के पास असीमित शक्तियां रही, हुड्डा साहब के कैंडिडेट्स को वरीयता मिली। अब भी जो आपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के नाम दिए हैं उसमें भी हुड्डा साहब के कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। तो एक ही नेता को बहुत ज्यादा ताकत दे देना, और जो गुटबाजी दिख रही है, हुड्डा साहब हो गए, शैलजा हो गई, भाई आपके पार्टी प्रेसिडेंट रहे, अशोक तंवर रहे, वो काम नहीं कर पाए हुड्डा के साथ, शैलजा को बनाया गया, वो काम नहीं कर पाई हुड्डा के साथ, फाइनली आप उदय भान को लेकर आते हैं। हरियाणा की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, इसमें गुटबाजी को एड्रेस किए बिना या इसको ऐसा कह देना कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारे अंदर, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि शुतुरमुर्ग की तरह आप मुंह गड़ा कर बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसी सोच ही गलत है। अब मैं कुछ देखता हूँ कि हम लोग भी कैसे ट्रैप हुए हैं। जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉम्ब बनाना है, उस तरह नैरेटिव कैसे गढ़ देते हैं लोग। महाराष्ट्र की बात बताता हूँ मैं, मुनगंटीवार जी को क्यों निकाला? क्यों निकाला? तावड़े को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर क्यों होना पड़ा? पंकजा मुंडे, जिसके बाप ने खून पसीने से पार्टी बनाई, जो खड़से 40 साल तक जिन्होंने पार्टी बनाई, तब तो देवेंद्र फडणवीस के भी नहीं थे, क्यों निकाला? चर्चा सिर्फ कांग्रेस की होती है, राजनीति पार्टी दलों में थोड़ा बहुत, मैं कल प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा तो मेरे कंफर्ट लेवल से कुछ ना कुछ करूंगा, फिर कुछ ऑपोजिशन होगा, ये बहुत कॉमन है। लेकिन कांग्रेस की चर्चा इस तरह से लोग करवाते रहते हैं ताकि कांग्रेस डैमेज होते रहे। एक उनकी स्ट्रेटेजी, एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, और उनके हाथ में बहुत पैसा है, उनके हाथ में बहुत मीडिया पूरा कब्जे में है, इसीलिए बातें चलती रहती है। मुझे बताओ ना, मुनगंटीवार सीएम बनना चाहिए, ऐसा हो गया था। मुनगंटीवार इज सीनियर टू देवेंद्र फडणवीस, और पार्टी में और आरएसएस के वहां से आए हैं। तावड़े ने कहा अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ, खड़से का कहना था कि मुख्यमंत्री पद का दावा मेरा है। ये एक एक करके गायब हो गए ना। एक लाइन बोली थी पंकजा मुंडे ने पुणे के प्रोग्राम में कि मैं जनता के दिल की सीएम हूँ। कैसे हाल कर दिए, कितने बड़े हाल कर दिए, क्या मीडिया की हिम्मत है? तो पार्टियों में एक स्ट्रगल फॉर पोस्ट ये होता है, ये नहीं मानना गलत हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ कांग्रेस की चर्चा होती है। देखिए, तो ये एक षड्यंत्र है, ये एक ट्रैप है। ये इस ट्रैप में वो सब लोग फंसते हैं। तो कहाँ नहीं है मेरे यहाँ, तो मैं पता ना देवेंद्र फडणवीस और गडकरी का नाम लेके बोल रहा हूँ मैं कि इनके बीच में कितनी बड़ी रिफ्ट है। आज भी 6 सीट में से 2 सीट हम जीते हैं, 2 सीट शॉर्ट मार्जिन से हारे आज भी। तो ये रिफ्ट जो है ये कहीं ज्यादा बीजेपी में है। 2 साल से अध्यक्ष नहीं बना पाए है, किसी मीडिया में चर्चा है? ये तो एविडेंट चीज है। नहीं, हमने तो खूब चर्चा की है इस पर। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो ट्रैप में हम आ जाते हैं। आपने मुझे सवाल किया मेरे संगठन को लेकर, मेरे बड़े नेताओं को लेकर, तो मैंने आपके सामने सच्चाई रख दी, राजनीति की सच्चाई रख दी। सत्ता जब किसी पार्टी के पास होती है ना सर, तो ताकत होती है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब एलिवेट, ये सत्ता को, ये जो सत्ता है बीजेपी की और आरएसएस की आज की, इसको कॉमनली डिफाइन मत कीजिए, ये साधारण चीज नहीं है। नहीं, मैं इस सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा था कि जब आपके केंद्र में काबिज थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त आप फैसले ले सकते थे। लीडर्स आपको आंखें नहीं दिखाएंगे। पार्टी का भी एक अस्तित्व रहता है ना लीडर्स के नजर में। लीडर्स को दिख रहा है कि भाई देखो, अभी पार्टी को जितनी हमारी जरूरत है, हमको भी पार्टी की उतनी जरूरत है क्या? तो पार्टी को लीडर्स की ज्यादा जरूरत है, लीडर शायद ज्यादा आंख दिखा पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति लगती है आपको? स्थिति, मैंने आपको पहले 3 शब्द का इस्तेमाल किया था कि क्या हो रहा है पार्टी का, जो आप कह रहे हैं, सत्ता, संपत्ति और संस्था। सबको मालूम है इस देश का मूल डीएनए जो है, मूल स्वभाव जो है, मूल स्वभाव वो संविधान की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से मिलता जुलता है। सत्ता इधर उधर हो जाती है। मैं आज आपके यहाँ से स्टेटमेंट करता हूँ, ये 2 तो जाएंगे, ये 2 के जाने के बाद ताश के पत्तों की तरफ बीजेपी नहीं ढह गई ना, तो देख लेना, क्योंकि उसका बेस जो है ना, वैचारिक बेस, वही इतना, क्या बोलते हैं उसको, इतना कमज़ोर है,
इतना कमज़ोर है कि एक क्षण में चला जाएगा ये। इन्होंने सत्ता तो हासिल की थी, काला पैसा लाएंगे, सबके जेब में 15-15 डालें, 2 करोड़ रोजगार, गुड गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। अब क्या है, 100% गवर्नमेंट है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो किसी को महिला अत्याचार के बारे में बात किया, ब्रजभूषण को पीठ संरक्षण देने वाली पार्टी है ये। प्रज्वल रेवन्ना का मालूम नहीं था, प्रचार करने गए थे नरेंद्र मोदी जी, प्रज्वल रेवन्ना का मालूम नहीं था। ये तो लोग ही है महिलाओं की स्नूपिंग करने वाले। प्रज्वल रेवन्ना का वोट यानी मुझे वोट, कितना गंदा आदमी है वो। हमारे धर्म में अगर असुरों की कोई व्याख्या होगी तो वो असुर का असुर है वो। 496 महिलाओं के साथ बलात्कार, ब्रजभूषण शरण सिंह 1000 महिलाओं का उत्पीड़न करता है, उसके लिए महिलाओं को घसीटा जाता है। क्या देश की जनता को दिखता नहीं, ऐसा लगता है आपको? देश ने मतदान नहीं किया कांग्रेस को, ऐसा लगता है? कांग्रेस का मतदान आज भी 12 करोड़ है जी। लेकिन मतदान चुरा के जीत रहे, ये अभी पता चला। नहीं तो आया गहरा नत्थू खैरा, अरे क्या तुम यार, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम यार चुनाव मुश्किल है। अरे सामने वाला चोरी कर रहा ना, पूरा सिस्टम उन्होंने कैप्चर कर लिया ऑक्टोपस की तरह सिस्टम उन्होंने ये कर लिया। आज पत्रकारों पे यूएपीए लगा। देखो आपके जमात का जी फ्रेटर्निटी का मसला है, उसका नाम राजावत है शायद, वो यूएपीए लगा है उसके ऊपर। उसने मिड डे मील स्कीम में रोटी के साथ नमक खिलाया जा रहा है, यूएपीए लगा है। कितने पत्रकार गायब है? अरे वो तो छोड़ो, इस देश के उपराष्ट्रपति, सेकंड इन प्रोटोकॉल, सेकंड इन कमांड, राज्यसभा के पदस्थ सभापति जगदीप धनखड़ साहब कहाँ है? हाउस अरेस्ट है क्या? गायब कर दिया है। और है तो दिखाओ ना, हम कहते गायब कर दिया है। कहाँ गए राजीव कुमार? मैं गया था, मैं कंट्रोल रूम चेयरमैन था लोकसभा का, महाराष्ट्र का, कांग्रेस का। बीएलए से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट था। हमने कितनी कंप्लेंट लगाई है, मेरी तो मैं कितने ईमेल दिखा दूं आपको शिकायतों के। हाँ, रश्मि शुक्ला, नियम है बॉम्बे पुलिस का कि जो एक्सटेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो सिर्फ डीजीपी की पोस्ट को मिलता है, और वो गलत था। हमने इलेक्शन कमीशन के साथ अर्जी लगाई, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में आके निर्णय लेना पड़ा, उनको हटा दिया। अब हटा दिया तो शी सीज टू बी पुलिस ऑफिसर ना, शी इज रिटायर्ड। सत्ता आते बराबर उसको वापस लाया, पहले उसका इस्तेमाल किया। इतना ब्लैटेंटली चल रहा है सब। इस ब्लैटेंट खेल में अब तो वोट चोरी का आरोप सबूतों के साथ दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए, आगे की योजना थोड़ी सी बता दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहीं रुकेंगे नहीं, आगे तक जाया जाएगा। तो क्या क्या योजनाएं हैं सर, क्या क्या सबूत और आने वाले हैं? कर्नाटक के एक विधानसभा के सबूत है, महाराष्ट्र में आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? रोज आ रहा है, पालघर का आया, कल मैंने उस्मानाबाद, धाराशिव नाम किया है अभी उसका, वहाँ का आया है। अरे वो तो इतना ब्लैटेंट है, जरूर दिखाना इस चीज़ को कि लोकसभा के पहले हमारे और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, वो ओमराजे निंबालकर जी वहाँ से सांसद चुने गए हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट की कि ये बोगस वोटर है तहसीलदार के पास। दैट टाइम ही वाज असिस्टेंट आरओ। तो उन्होंने, आप हमारे यहाँ चावड़ी कहते हैं चौपाल को, वहाँ पे जाके बूथ लिस्ट लेके वाचन किया और पाया कि 6000 वोट बोगस है। गांव-गांव में जाके तहसीलदार ने किया, हमने नहीं किया, तहसीलदार ने किया। और उन्होंने एफआईआर किया। मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या किया? 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्या क्या चुनाव आयोग ने? आयोग का ही एफआईआर है, तो क्या किया? कुछ फॉलोअप किया है सर आपने? और मैंने फॉलोअप तो हमारा चल ही रहा है भैया। एफआईआर करने के बाद हमारा फॉलोअप का क्या है? कोर्ट में केस जानी चाहिए, पुलिस उनकी, आर्मी उनकी। अब क्या क्या अपने संस्थाओं का कहीं ना कहीं सम्मान तो रखना पड़ेगा। और उनको हिदायत भी दी है राहुल जी ने कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कोई बीजेपी की हिदायत नहीं है, ये हिदायत है कि लोकतंत्र के लिए काम करो, देश के संविधान के लिए काम करो, कानून के ब्रैकेट में रह के काम करो, नहीं तो फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अब हमारे सुभाष धोटे जी है, गढ़चुल्ली में राजूरा नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका मुझे सुबह फ़ोन आया, कल मैंने एक चैनल पर उसका उल्लेख किया था। एफआईआर वगैरह मेरे पास में है, आपको मैं दे देता हूँ, दिखा देना होगी। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है बोगस वोटर, वो एफआईआर हुआ है, वो भी भेजता हूँ। तो ये चीज़ें अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग इस बात पे आप गंभीर हो गए हैं, वो चेक करें और बताएं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या खेल चल रहा है। सब कर रहे हैं। अभी सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गया है,
मशीन रीडेबल तो देंगे नहीं, मशीन रीडेबल देंगे पूरे देश का 15 मिनट में निकल जाएगा। आप देखिए एआई में जाइए, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछिए, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन वो चौथे सेकंड में हमको दे मतलब देगा। अब तो समय वाला कोई बाध्यता रही नहीं है, कुछ नहीं, वो भी दे ही नहीं रहे ना। हम्म। अब देखिए फिजिकल है, एक नाम इधर दिख रहा है, एक नाम इधर दिख रहा है, फिर उसका फोटो मैच करो, वो रियल फोटो है नहीं है, जूम है, जूम इन है, जूम आउट है, सब राहुल जी ने सब ऑप्टिक्स को लेकर सब बताया है। तो वो करने के लिए हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको 6 महीना लग गया। मैच करो, फिर स्पॉट पर जाकर वेरीफाई करो, ठीक है। फिर बाद में कुछ चैनल्स ने वेरीफाई किया तो वो चुप हो गए, फिर भी सवाल पूछते इतने बेशर्म है। सच्चाई जानने के बाद उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चर्चा ये होनी, हमारे वक्त होती थी ना, हमारा भी सरकार थी, नहीं कर रहे वो तो छोड़ो, वो तो गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं रहा, हम तो पब्लिक में हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें जो है इतने स्पष्ट तरीके से दिखती है। अब मैंने 14 अगस्त को एक चैनल पे था, मैं, बहुत बड़े प्रवक्ता है बीजेपी के, वो थे मेरे साथ, तो चर्चा हुई, नहीं जवाब दे पाए, तो मुझे पानीपत से धमकी दी कि तू जिंदा कैसे रह सकता, तेरा चैनल के ऊपर? मर्डर कर। हाँ, चैनल के ऊपर नहीं, बाद में फ़ोन आया मुझे, पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा। वो नंबर जो है हमने देखा कहाँ का है, तो मैंने ब्लॉक किया, पहले नॉर्मल फ़ोन पे फ़ोन आया, ब्लॉक किया, फिर मुझे व्हाट्सअप पे कंटिन्यू कॉल आए, फिर मैसेज आया, हरामी, गद्दार, कुत्ते, फ़ोन उठा। तो फिर मैंने कुछ मेरे पुलिस से और मेरे नेताओं से चर्चा की, तो बोले एफआईआर करो। एफआईआर तो करना पड़ा क्योंकि सबूत है। तो ये जो बोलता है उसको डराने की कोशिश, अब मेरे घर में तो ईडी फीडी आके क्या करेगी, आने जाने का खर्चा नहीं निकलेगा। अब मैं वो सब ना कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, ना गवर्नमेंट के साथ कभी मैंने काम किया है। होगा भी सर, यहाँ क्यों बताएंगे आप? नहीं, इतना खुले में बोलने वाले इंसान क्या कर, मेरे को यूएपी में ले सकते हो लोग, कोई दूसरा कानून लगा के ही ले सकते हैं, और मैं इनके बाप से डरता नहीं। 500 मीटर पे है, तो वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे वक्त आम आदमी का और लोकतंत्र, ये हार्डन्ड है, ये 5000 साल की लड़ाई है, 150 साल की नहीं है, 5000 साल की लड़ाई है। समय, क्योंकि आपसे बात हुई थी, आपको निकलना भी है सर, कई सारे सवाल मेरे दिमाग में रह गए। एक सवाल मैं ज़रूर लूँगा, वो ये कि आप टीवी चैनल्स पे जाते रहते हैं, कभी बायकाट किया जाता है, गोदी मीडिया के कई एंकर्स की लिस्ट निकाल देते हैं, फिर दिखता है कि जाने लग रहे हैं। तो क्या रिश्ता है कांग्रेस का और गोदी मीडिया का? देखिए, ये सब हमने करके देखा कि बॉयकॉट करने से क्या होता है, फिर हम बॉयकॉट किए कुछ लोगों को, और अभी भी आगे भी कुछ ज़्यादा होगा गलत, तो कुछ कुछ कदम तो सिलेक्टिवली लेने पड़ेंगे। लेकिन हम क्यों स्पेस छोड़े? वन साइड चल रहा है ना, कम से कम जाते हैं, प्रतिवाद तो होता है, लोगों को पता तो चलता है कि नहीं। कौन है सर जिन टीवी चैनल्स में आप जाते हैं, आपका फेवरेट एंकर कौन है? ऐसा फेवरेट वगैरह कह के, एक को कह के दूसरे का अन्य करने का कोई मतलब नहीं। लेट्स बी पॉलिटिकल। सबसे खराब कौन? वो तो बोलने की जरूरत नहीं है वो तो बताने की ही जरूरत नहीं है। आप ये डाल दो कि अतुल ने उत्तर जवाब नहीं दिया, तो आपको नीचे फट 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 कौन एंकर कैसा है, कमेंट्स में आपको सब मिल जाएगा। मुझे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ रोज जाके काम करता हूँ। कि कल किसी ने आपके बारे में मुझे पूछा तो मैं नहीं कहूँगा ठीक, कोई ऐसा गलत है, ये नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं जिनके चैनल में जाके चर्चा करता हूँ, उनके बारे में अच्छा बुरा कहना ठीक नहीं है। ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि लेट पीपल जज। आई गो देयर विथ कन्विक्शन कि माई फिलोसॉफी इज द करेक्ट फिलोसॉफी, माई आइडियोलॉजी ऑफ माई पार्टी इज आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ माई ड्यूटी to tell the people that we are fighting for this cause. We are fighting for your cause. We are fighting for equality. We are fighting for the concept of we the people of India, not for any particular community. ये हमारी सोच है। वो जाकर हम रखते हैं वहाँ पर। जिसको बुरा करना है करने दो। बुरे के दिन ज़्यादा नहीं होते। बुरे के दिन ज़्यादा नहीं होते। तो आपको ये लग रहा है कि दिन लदने वाले हैं? लद गए, जनता को ध्यान में आ गया। जाके भीड़ देखो। जनता को ये कितना भी कोशिश कर ले गोदी मीडिया कि ये एसआईआर की टेक्निकल लड़ाई है, ये टेक्निकल लड़ाई नहीं है। ये जो हक के लिए हम लड़े हैं आज तक, समानता के हक के लिए, रोजगार के लिए आवाज़ उठाने के लिए, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए, जो हमारा हक है वो तब तक ही है जब तक हमारा वोट है। जिस दिन हमारा वोट चला गया, तो एक बेसिक लड़ाई, अल्टीमेट लड़ाई है, आप ऐसा मानते हैं? बस अब एक मतलब बहुत ब्रीफली आप ये बता दीजिए, बिहार में तो चुनाव होने हैं, यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, इसके अलावा पूरे देश में कोई स्टेट वाइड प्रदर्शन, प्रोटेस्ट चल रहा है? हमारे महाराष्ट्र में कंटिन्यू चल रहा है, और
वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। अब महाराष्ट्र में देखिए रैलीज निकलेगी, अब मीडिया दिखाता ही नहीं है। तिरंगा रैली हमने सबसे पहले निकाली सिंदूर में, 42 रैलियाँ हुई महाराष्ट्र में, दिखाया ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पर रैलियाँ चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ो, ब्लॉक लेवल पर। अभी प्रेसिडेंट और हम सब लोग जो है वो सब लोग हर जिले में जाकर यात्रा करेंगे। तो अभी प्लान्स है, एग्जीक्यूट भी हो रहे प्लान सब। अब क्या है, हमको मीडिया स्पेस नहीं है, आप जैसे लोग स्पेस दे देते हैं, मिल जाती है। नहीं, हम तो चाहते हैं सब लोग आएँ, बातचीत करें, भारतीय जनता पार्टी के साथी दोस्त। मैं आखिरी एक ही कहना चाहूँगा मैं जी कि मैंने आज तक कभी नहीं राहुल गांधी जी के मुँह से ये सुना कि मैं आरएसएस को ख़त्म कर दूंगा। सुना आपने? मैंने आज तक कभी नहीं राहुल जी के मुँह से सुना कि भाजपा मुक्त भारत। तो ये नफरत की राजनीति या किसी को ख़त्म कर देने की राजनीति, ये मैंने राहुल जी से नहीं सुनी कभी, मेरे पार्टी के किसी नेता से भी नहीं सुनी मैंने। ये कांग्रेस है। इंक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, जनता के सामने सही मायने में जाओ ना आप, लेट पीपल डिसाइड, लेट प्ले द फेयर गेम। हाँ, फेयर गेम होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आप सब लोग चुरा चुरा कर करोगे तो ये देश जिस तरह से इकट्ठा खड़ा है, क्या कहा था चर्चिल ने, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, 15-16 टुकड़ों में देश टूट जाएगा। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या मेहनत की होगी, और तब के तत्कालीन सारे नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पटेल जी से लेकर सारे नेतृत्व, उस पहली खेप ने तो देश को बनाया है, देश को खड़ा किया। और उन्होंने क्या कहा, देखो धर्म के तरफ आप किस आईने से देखते हो उससे तय होता है कि आपकी दिशा क्या है। जब सतलज पर हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया तो उन्होंने कहा ये आधुनिक भारत के मंदिर, ये पत्थर में ढूंढते हैं, भगवान को पत्थर में ढूंढते हैं ये। जबकि विवेकानंद जी ने कहा था कि गरीब के निवाले में, गरीब के पेट में जो निवाला डालेगा, गरीब में ही आपको, दरिद्रता में ही आपको भगवान दिखाई देगा वो काम करने में। तो ये नेहरू जी की सोच जो है वो ये लेवल पे कांग्रेस की सोच है। इनकी सोच है पत्थर की मूर्त में भगवान ढूंढना, ये अंतर है। बहुत सारे अंतर गिनाए और बहुत सारी घोषणाएं की और बहुत सारा समय दिया, विलंब भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको ये चर्चा कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा था कि करंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे ज़्यादा बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत थोड़ा ऐतिहासिक मामलों पे हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा था बातचीत करते हुए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। अतुल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।